वेलकम बैक। और डॉक्टर आबिद ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 हैं। अब कुछ और पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ रेहाना यास्मीन साहिबा मौजूद हैं, जो कि मेडिकल विंग इंचार्ज हैं एट 1122। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। और हमारे साथ हसानुल हसीब मौजूद हैं, जो कि स्टेशन इंचार्ज 1122 हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अच्छा हसन, पहले आप ही के पास कंप्लेन आई थी और आपने ही फिर ये सारा जो हुई है, जो ऑपरेशन हुआ है, इसको मोबिलाइज किया और इसको आप देखते रहे। तो कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप हमारे नाजरीन से हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी मैम, जैसा कि ब्रेक से पहले सर ने बताया कि जैसे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे हमें न्यूज़ मिली तो हमने एज़ पर आवर प्रोटोकॉल्स टीम मूव कराई। हम वहाँ पहुँचने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें मिला था वो ये कि वहाँ पे जो एंट्रेंस रूट थे वो इतने ज़्यादा डार्क हुए थे स्मोक की वजह से, और वहाँ पे विजिबिलिटी ज़ीरो थी, हमें कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर स्मोकी एरिया वो हुआ था और लोग ऊपर से हमें जो विंडोज़ थी ऑल्दो कि वो कवर्ड थी ग्लास से, बट वो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस थे, तो हमें लोग वेव करते हुए हाथ दिख रहे थे। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी हमने फोर्सेबल एंट्री उसमें की। हम पेडिस्ट्रियन ब्रिज से ऊपर गए और जो हमारे पास एक्सटेंशन लैडर होती है उससे बहुत हार्डली हिट करके हमने वो खिड़की तोड़ी और पहला बंदा जो वहाँ बिल्कुल ही फ्रंट पे था उसको हमने वहीं से रेस्क्यू किया था। फिर हमारी टीम ने वहाँ एंट्री दी। इन अ मीन वाइल जो है वो KMC ने नीचे अपना सिस्टम लगा दिया था। फिर हम फायर फाइटिंग करते हुए ऊपर गए। जो सबसे ज़्यादा चैलेंज हमने वहाँ देखा, जैसे कि सर ने ऑलरेडी आपको बताया, कि वहाँ कोई भी फायर फाइटिंग का सिस्टम अपेरेंटली हमें दिखा ही नहीं, क्योंकि वो होता तो इतना ज़्यादा नुकसान वहाँ हो ही नहीं सकता था कि आपके पास स्मोक डिटेक्टर होते। सेकेंडली, जब जैसे ही स्मोक डिटेक्ट होता है तो स्मोक डिटेक्ट करने के बाद अलार्म बजे और पब्लिक वहाँ से एवैक्यूएट हो, ये थर्ड स्टेप है। दूसरे स्टेप में तो ये होता है कि सेपरेशन सिस्टम्स वहाँ लगे हुए होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इनिशियल जो भी इनिशियल फेज पे जो आग होती है उसको बुझा देते हैं। बट वहाँ पे लोग बेचारे वेट करते रहे, जो बात सच है। ये एक बात बताइए कि एक जाहिर आग लगती है एक जगह पे लगी कहीं जी, अब उसके बारे में सबको पता चलता जा रहा है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को पता चलता है, तो लोग इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं। ये इतनी आग लग जाती है, इतने लोग फंस जाते हैं, ये वजह क्या होती है? इंतजार कर रहे होते हैं, एक दूसरे को निकाल रहे होते हैं, कर क्या रहे होते हैं? मैम, मैं आपको एक बात बताऊं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो RJ मॉल है ना, उसके लिए 3 मिनट इनफ है कि पूरी बिल्डिंग को आग में लेने के लिए। अच्छा। 3 मिनट, और यही स्टैंडर्ड टाइम है इतनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग को एवोक्यूएट करने का। सबसे बड़ा मसला ये होता है, जो आप दोनों ने पहले डिस्कस किया, कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है कि ये उनका राइट है कि वो कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में जहाँ ऑक्यूपेंट हैं वहाँ उस ऑक्यूपेंट के ऑनर से पूछेंगे कि यहाँ पे मेरा फायर एग्जिट कहाँ है, यहाँ पे एवैक्यूएशन प्लान्स कहाँ हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं किस तरह से यहाँ से मूव करूँगा। वहाँ एक छोटी सी बात जो कल भी हमने एक शो में की थी, कि हमने कुछ डेड बॉडीज लिफ्ट से निकाली हैं, वहाँ पे लिफ्ट में वो स्टक हो गए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लिफ्ट इस टाइम पे यूज़ ही नहीं करते, ये बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि फायर इमरजेंसी है, आप स्टेयर्स का यूज़ करेंगे। लिफ्ट में वो बेचारे चले गए शायद नीचे आने के लिए या ऊपर आने के लिए, ऑलरेडी लिफ्ट में होंगे या ऑलरेडी लिफ्ट में होंगे, और उसके बाद वो लिफ्ट जो है वो स्टक हो गई और वो गैस की वजह से उनको सफोकेशन का सामना करना पड़ा। तो अगर उन्हें ये नॉलेज होती इनिशियली कि हमें एग्जिट किस तरह से करना है, मैप्स लगे हों, तो वो अपनी जान बचा ज़्यादा बेहतर कर लेंगे। अच्छा रेहाना साहिबा, आप क्योंकि हमें ये आज बताएंगे भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन इससे पहले ये भी बताइए कि बच्चों के हवाले से आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी आगाही के हवाले से। हाँ, क्योंकि हमने ये जो है इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग स्टार्ट की है, जिसके अंदर जो है हम यही कहते हैं कि जैसे इंसिडेंट हुआ, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है उसको ये लाइफ सेविंग टेक्निक आनी चाहिए। तो स्कूल के साथ, हमारे जो ऑल प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा MOU साइन है। तो अब तक जो है हमने, अगर देखा जाए, विद इन 5 मंथ के अंदर हमने 52 ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवा ली हैं, जिसके अंदर हमने अराउंड 4000 लोगों को ट्रेन कर दिया। तो आज भी जितने लोग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो आप हमें बताइए क्या बताने वाली हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में किसी भी और भी जिस तरह के मामलात होते हैं, भगदड़ मच जाती है, बहुत से ऐसे और हमने इंसिडेंट्स देखे हैं, वहां पर ये वाला जो CPR आप हमें सिखा रही हैं, क्योंकि ये जिस कंडीशन में किया जाता है ना, वो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होता, एक ले पर्सन होता है। तो आज जो मैं स्टेप बताऊंगी वो सिर्फ ले पर्सन के लिए है, लेकिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को डिफरेंट तरीके से करते हैं वो बाकी मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जैसे आपके सामने विक्टिम कोलैप्स हुआ था, तो आपको क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि विक्टिम अगर आपका कार्डिक अरेस्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डिक अरेस्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तो सबसे पहला काम, जैसे आपने जब भी किसी का CPR परफॉर्म करने जाएं, तो आपको सेफ्टी चेक करनी है। जैसे बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो आपने वहाँ CPR स्टार्ट नहीं कर देना, आपने विक्टिम को सेफ जोन पे लेके आना है। उसके बाद पहले आप अपनी सेफ्टी चेक करें और विक्टिम की सेफ्टी।
जब आपने सीन से चेक कर लिया, उसके बाद देखिए वो जो विक्टिम कोलैप्स हुआ है उसके पास आप जाएं। तो कार्डियक अरेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम 3 चीज़ों का असेस करते हैं। उसका रिस्पांस चेक करते हैं कि विक्टिम आपका रिस्पॉन्सिव है नहीं है, और पल्स और ब्रीदिंग को चेक करते हैं। यहाँ पे जस्ट आप ले पर्सन के लिए यानी कि आप लोगों के लिए यही है कि जस्ट आप 2 स्टेप सीखें, 2 स्टेप टू सेव लाइफ। ये फर्स्ट ये कि आपने रिस्पॉन्स चेक करना है और एक्टिवेट कर देना है एमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जो कि रेस्क्यू 1122 है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, आप इनकी एम्बुलेंस को इसलिए कॉल कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल होता है और एक एडी की डिवाइस होती है जो कि कार्डियक अरेस्ट का बेसिकली ट्रीटमेंट है। तो जब आप इनको कॉल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके सामने कोई विक्टिम कोलैप्स होगा तो आपका क्या फर्स्ट एक्शन होना चाहिए। पहले आपने सीन असेसमेंट कर लिया, उसके साथ ही आपने अपने रिस्पॉन्स कहाँ चेक करना होता है। आप क्या करेंगे, विक्टिम के शोल्डर को टैप करेंगे, हेलो आर यू ओके, आर यू ओके। ठीक है, विक्टिम ने आपको रिस्पांस नहीं दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी ब्रीदिंग को करना है एसेस। तो ब्रीदिंग को असेस करने के लिए जो आपकी नज़रें होंगी वो विक्टिम के चेस्ट पर होंगी कि उसका चेस्ट जो है फॉल एंड रेस हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो समझ जाएं विक्टिम कार्डिक अरेस्ट में है। 2 स्टेप से आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद फ़ौरन से आपने एक्टिवेट कर देना है एमरजेंसी मेडिकल सर्विस यानी कि 1122 को कॉल कर देनी है। और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे CPR। तो CPR को स्टार्ट करने से पहले इसके 3-4 स्टेप वो हैं स्टेप समझे कि किस तरह इसको करना है। उसके लिए आपकी हैंड प्लेसमेंट सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। तो आपने जो हैंड रखने हैं, आपने निप्पल लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और आपका जो डोमिनेंट हैंड है उसकी हील को आपने बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट पर रखना है। उसके बाद दूसरे हैंड को फर्स्ट हैंड के ऊपर रखेंगे और इंटरलॉक फिंगर कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके जो शोल्डर हैं विक्टिम के अबव आएंगे और आपने विक्टिम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और जब आप CPR परफॉर्म करें तो आपके जो एल्बो हैं वो बेंड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। अच्छा, ये हो गई हैंड प्लेसमेंट। उसके बाद आपकी जो है सेकंड है कि आपने कितना कंप्रेस करना है। अडल्ट के अंदर हम एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ को अचीव करते हैं, चाइल्ड में जस्ट अबाउट 5 सेंटीमीटर है, अगर आप इन्फेंट में करने जाएंगे तो 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपने देखना है रेट यानी कि कंप्रेशन कितने परफॉर्म करने हैं। 1 मिनट के अंदर आपने 100 to 120 कंप्रेशन परफॉर्म करने हैं। और जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना आप रिकॉलिंग का भी ख्याल रखेंगे। वो इसलिए ज़रूरी होता है, जब आप कंप्रेस करते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड पंप होता है और वो ब्रेन और दूसरे ऑर्गन पे जाता है, और जब आप रिकॉलिंग का ख्याल रखते हैं तो आपका हार्ट रीफिल होता है डीऑक्सीजन ब्लड के साथ। तो अब हम परफॉर्म करते हैं कि CPR कैसे परफॉर्म करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये आप कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपने जो हेल्प कॉल की है वो ना आ जाए, यानी कि रेस्क्यू 1122 की टीम ना आ जाए, या विक्टिम ने रिस्पांस ना देना शुरू कर दे, या फिर ऐसा हो कि जैसे बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा आग लगी है, आपके लिए वो सीन अनसेफ ना हो जाए। आप ये अमल दोहराते रहेंगे। आपके अच्छा, वन टाइम में ये आपको 30 रेपिटेशंस करनी है? जी 30 कंप्रेशन के बाद आप 2 ब्रेथ देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली भी कंप्रेशन करते हैं, हैंड्स वाली CPR भी इफेक्टिव है। 90% चांसेस है कि जो विक्टिम आपके सामने कोलैप्स हुआ है वो बच जाएगा। लेकिन अगर आपने वही गोल्डन मिनट के अंदर उसका CPR स्टार्ट नहीं किया तो जैसे ही 1 मिनट गुजरेगा तो उसका 10% सर्वाइवल रेट डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा। अगर आप विद इन 1 मिनट का CPR स्टार्ट कर देते तो बचने के चांसेस 90% है। और अगर 1122 की एम्बुलेंस आ जाती है और AD की डिवाइस ऑपरेट हो जाती है, अगर रिदम शॉकेबल है और हम शॉक डिलीवर कर दे तो बचने के चांसेस ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है। और इन्फेंट के लिए मैं बता दूं, आपने सिर्फ जस्ट 2-3 चीज़ों का डिफरेंस है। आपने सिर्फ फिंगर की मदद से आपने CPR करना है। जस्ट बिलो द निप्पल लाइन आप विद 2 फिंगर से आप कंप्रेशन परफॉर्म करेंगे और आपकी जो डेप्थ होगी 4 सेंटीमीटर होगी, और या 2 थंब सर्कलिंग से आप कर लें, ये टेक्निक होगी। बाकी तमाम चीज़ें ठीक वो सेम है कि रिकॉलिंग का ख्याल रखना है, और जो है रेट जो है आपका 100 to 120 होना चाहिए पर मिनट। हाँ, और प्रेशर भी जो है वो आपने बता दिया जी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्फेंट थोड़ा छोटा होता है, डेप्थ नहीं, और वैसे भी हर किसी का अलग अलग जो बॉडी कॉम्पोजिशन होती है जिसने CPR करना है। तो कुछ लोगों का वैसे ही हाथ सख्त होता है, फोर्स ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, देन मेल और फीमेल का भी फर्क होता है। नहीं, ये डेप्थ स्टैंडर्ड है, यही आप नहीं जो कर रहा है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूं। उसको भी डेप्थ अचीव करनी है। अब ये है चाइल्ड में जस्ट हम अबाउट 5 सेंटीमीटर रखेंगे। अब चाइल्ड के अंदर हम क्या करते हैं,
वन हैंड से सीपीआर करते हैं, बट मुझे चाइल्ड का सीपीआर करना पड़े तो फिर मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करूंगी, या अगर चाइल्ड ओबीस है फिर आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, बाकी टेक्निक सेम रहती है। ठीक है, कोई सवाल आप लोग कर रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा तो वो मुझे क्लियर बोलेंगे तो मैं ज़रूर पूछ लूँगी कि क्या और लोग समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। बेहोश हो जाए जी, ये आपका अनरिस्पॉन्सिव ही है और उसके पास की ब्रीदिंग भी एब्सेंट है। अच्छा, घर में या वैसे किसी वजह से बेहोश हो जाए तो भी ये करना होता है? जी, अनरिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्स ना दे, यानी कि उसकी ब्रीदिंग भी एब्सेंट हो जाए, तो आप वो विक्टिम कार्डिक अरेस्ट में आपने इसका फौरन सीपीआर स्टार्ट करना है। उसके बचने के चांसेस 90% ज्यादा हैं आपके हैंड्स वाली सीपीआर। अच्छा, आपकी कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं है कि ये आप करते हुए कोई ऐसी चीज कर दें जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सके? देखें, अक्सर हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो ये पूछते हैं कि रिप्स टूट जाएंगी, हम रिप्स का ख्याल रखें, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, तो हम उनको यही कहते हैं, देखें आप पहले कंप्रेशन कर लें, अगर रिप्स टूट रही हैं क्योंकि ओल्ड एज में टूट जाती हैं, लेकिन आप कंप्रेशन रखें, एटलीस्ट जब आपका विक्टिम सर्वाइव कर जाएगा तो वो फिर देखेंगे कि रिप्स कैसे कॉम्प्लिकेशन के साथ किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, हर चीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल है, और क्योंकि ये एक बेसिक टेक्निक है जो हर किसी को आनी चाहिए, और खुदा ना खासा जिस सिचुएशन में सीपीआर होता है उस सिचुएशन में अगर हम कॉम्प्लिकेशन को देखना शुरू करेंगे तो हम शायद जान ना बचा सकें। तो हमारे लिए जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम किसी की जान बचाएं, और इस बेसिक टेक्निक से, जैसे आपने भी सवाल किया कि अगर घर में कोई बेहोश हो जाए, देखें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पल्सलेस हो, उसका पल्स नहीं हो, और दूसरा उसकी क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न देखना है। अगर उसका ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है, इट मीन्स के उसको सीपीआर की ज़रूरत है, लेकिन ब्रीदिंग पैटर्न ठीक है उसका, तो फिर हम सीपीआर नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बेसिकली जब ट्रेनिंग करवाते हैं, या क्योंकि आजकल तो ये सारी मवाद अवेलेबल है, गूगल करके भी देख सकते हैं, लेकिन उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए उनको किसी जगह पे जाना पड़ेगा, किसी जो जैसे रेस्क्यू 1111 हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं तो हम उनकी अच्छा, आप लोग भी प्रोवाइड करते हैं? हमने ट्रेनिंग्स कराना स्टार्ट कर दी हैं, बिल्कुल। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट? इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड सर्विस। तो इस वक्त 1122 की जो सारी सर्विसेज हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इवन हम ट्रेनिंग्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। और हमारे पास क्योंकि स्पेशलाइज्ड लोग हैं, रियाना उनको देख भी रही हैं, हमारे पास बाकी स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हम उनको बुलाकर, बल्कि हम लोग जाकर उनके प्रीमिसेस में भी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। ना सिर्फ हमने स्कूल कॉलेजेस की ट्रेनिंग्स करवाई, रिसेंटली हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी हमने एक MOU साइन किया, पुलिस की 3 बैचेस हम ट्रेन कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फर्स्ट रेस्पॉन्डर कोई भी हो सकता है, रेस्क्यू अगर वहाँ 10 से 12 मिनट या 15 मिनट में पहुँच रही है, अगर पुलिस पहले पहुँच जाती है तो दे शुड परफॉर्म द सेम। एंड आई थिंक खवातीन को बहुत इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि आप घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, यूजुअली बच्चे साथ ही होते हैं, या कुछ ना कुछ आपको ओल्ड एज पर्सन्स हैं आपके घर में मौजूद हैं, आपको पता होना चाहिए। खवातीन तो बिल्कुल ही बैकफुट पे आती है ना कि ये बिल्कुल बच्चे पहले सीख लें, मर्द हजरात सीख लें, खवातीन की बात में बारी आएगी। साथ टीचर्स को भी ट्रेन करें, हम वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस में फायर ड्रिल्स भी करवा रहे हैं, बच्चों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है तो एटलीस्ट वो बच्चा उसकी जो है वो एक्सपायरी डेट देखकर बता दे टीचर को ये जो है इसकी एक्सपायरी डेट होगी, इसको चेंज करवाएं। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि ये जो हादसा हुआ है कल, इसमें जितने लोग अब अस्पताल में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दें, बेहतर हो जाएं वो लोग, और ऐसे हादसात से भी हम बचते रहें। लेकिन ऐसे हादसात से हमें खुद जो बचना है वो ट्रेनिंग करके बचना है और अपने आप को अवेयर करके बचाना है। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे।